नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, मोदी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम नौकरशाहों के लिए मुफीद हैं, तो राज्य सरकारों के लिए थोड़ा मुश्किल। अब प्रदेश के मुखिया को भी अफसरों को सस्पेंड करने से पहले सोचना होगा। केंद्र को जवाब जो देना है वह भी 48 घंटे के भीतर। 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड कर नहीं सकते, वरना केंद्र से इजाजत लेनी होगी। जैसे सिक्के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही इस नियम के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो जहां अफसरों को बेवक्त सस्पेंशन से निजात मिल जाएगी, वहीं राज्य सरकारों की नौकरशाही पर पकड़ कमजोर होगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कुर्सी के गुरूर में रहने वाले अफसर कहीं मगरूर और बेलगाम तो नहीं हो जाएंगे। जनता मांगे जवाब में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। आईएएस आईपीएस अफसरों को 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर पाएगी राज्य सरकारें। मोदी सरकार ने जारी किया नया फरमान। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। पन्ना में भीषण हादसा, खाई में गिरने के बाद बस में लगी आग, 50 लोग जिंदा जले, 13 की हालत नाजुक, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पन्ना हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजा का ऐलान, घायलों को 50,000। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जाएंगे घटनास्थल पर। उमरिया में पुल पार करते समय नदी में गिरा ट्रक, हादसे में एक बच्ची समेत 3 की मौत। मंठार से कटनी जा रहा था ट्रक। भोपाल दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी सरकार को बताया उद्योगपतियों की सरकार। कहा, मोदी सरकार ने दिया जय अंबानी जय अडानी का नारा। मंत्री और नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की नसीहत। कहा, बयान देते समय बरते संयम, मीडिया बना देता है तिल का तार। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले पर बोले पीसीसी चीफ अरुण यादव। कहा, व्यापम एशिया का सबसे बड़ा घोटाला, शिवराज पर साधा निशाना तो जांच एजेंसी पर उठाए सवाल। गरियाबंद के धान खरीदी केंद्र पर 4 करोड़ से ज्यादा का गबन, प्रबंधक ने कागजों में दिखाई धान खरीदी, बैंक से निकाली करोड़ों की रकम। राजिम के शादी समारोह में महिला को लगी गोली, महिला की हालत गंभीर, शादी के जश्न में किए जा रहे थे हवाई फायर। और धार के मनावर में बच्चों पर हमला करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद, 1 महीने की मशक्कत के बाद वन अमले को मिली कामयाबी। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, कुलदीप नारायण जैसे आईएएस अफसरों के तबादले और निलंबन के किस्से पिछले कुछ सालों में कई बार सुनने को मिले। जहां अफसरों को ईमानदारी का खामियाजा चुकाना पड़ा है, राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की गाज नौकरशाहों पर गिराई, जिसके बाद से ही राज्य सरकारों के अधिकारों में कमी की मांग जोर पकड़ रही थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने बेवक्त निलंबन पर लगाम लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। लेकिन क्या यह नियम अफसरों को तानाशाही नहीं बना देंगे? तो केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नियमों के तहत अब नौकरशाहों पर राज्य सरकारों का जोर नहीं चल पाएगा और उन्हें सस्पेंड करना सरकारों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। आईएएस आईपीएस को बड़ी राहत, आसान नहीं होगा निलंबन, राज्यों की मनमानी पर ब्रेक। मोदी सरकार के नए फरमान से अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति और कुलदीप नारायण जैसे आईएएस अफसरों को बड़ी राहत मिली है। नए नियम के मुताबिक किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार 1 हफ्ते से ज्यादा सस्पेंड नहीं रख सकेगी।
साथ ही आईएएस, आईपीएस अफसरों को निलंबित करने के 48 घंटे के भीतर राज्य सरकारों को, केंद्र को भी इसकी सूचना देना होगी। दरअसल राज्य सरकारों पर आईएएस लॉबी ये आरोप लगाती रही है कि उन्हें निलंबित करके कार्मिक मंत्रालय को सूचित करने में देर की जाती है, जिससे उनका मामला लटक जाता है। मौजूदा के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने भी फैसले का स्वागत किया है। कुछ राज्य में उसका दुरुपयोग हुआ था, इसी कारण आईएएस एसोसिएशन के द्वारा उसको मांग रखा गया है। और फिलहाल पहले भी एक ही ऑफिसर्स को सस्पेंड करेंगे तो उसको सूचना तो डीओपीटी को देना ही पड़ता है। इसी कारण नया अभी नियम निर्देश क्या जारी हुआ है और देखने के बाद उसके बारे में पूरा अभिमत दे सकता हूँ। मेरी राय ये है कि ये जो नियमों में परिवर्तन किया गया है वो बहुत सही परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इस परिवर्तन से कार्य करने में ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी और जो एक भय का वातावरण नॉर्मली काम करने में होता था अखिल भारतीय सेवा के लोगों को, उसमें कमी आएगी। हालांकि ये नियम उन मामलों को छोड़कर लागू होगा जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो। अखिल भारतीय सेवाएं संशोधन नियम 2015 के मसौदे के मुताबिक निलंबन को 1 हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए संबंधित सरकार को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की जरूरत होगी। नई नियमावली में ये भी अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकारें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के निलंबन के केंद्र के आदेश की 30 दिन के भीतर पुष्टि करें। जाहिर है इस नियम से राज्य सरकार की पकड़ अखिल भारतीय सेवा के अफसरों पर कमजोर पड़ेगी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इससे अफसर बेलगाम हो जाएंगे और संघीय ढांचे पर भी आंच आएगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले पर हमला किया तो बीजेपी ने बचाव किया। यदि आईपीएस और आईएएस दोनों 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड नहीं रह सकते, अब ये अधिकार तो मुख्यमंत्री का सरकारों का रहता है स्टेट के अंदर। वो जो क्या निर्णय लेती हैं उनके बारे में क्या परिस्थितियां होती हैं, किस कारण से उनको निलंबित किया गया है, क्या कारण है क्या नहीं है, ये उनको निर्णय लेना। इस मामले में भी हस्तक्षेप करने लगे मुख्यमंत्री। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर से भरोसा उठ गया, अब सीधे सब अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कोई दखल नहीं है। ये सारे जो आईएएस आईपीएस है ये भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, उनके अधीन उनके सारे प्रशासनिक उनके ऊपर कौन सी सजा दी जाए ये निर्णय उनका होता है। मोदी सरकार ने नौकरशाहों पर नजर इनायत की है या राज्य सरकारों के अधिकारों की कटौती, सवाल उठना लाजमी है। केंद्र का फरमान बीजेपी शासित राज्यों के लिए गले में फंसी भांस की तरह साबित हो रहा है। यूपीए की सरकार होती तो संघीय ढांचे की दुहाई दे देते, धरना प्रदर्शन भी कर लेते, लेकिन अब क्या करें? वक्त का तकाजा है। हुक्म की नाफरमानी आत्मघाती है। बात चाल चरित्र चेहरे की भी है। ऐसे में हिम्मत के बिना हिमाकत गुस्ताखी होगी। वैसे भी जब घर के गेड़े से ही आंख फूटी हो तो दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब नौकरशाहों पर हो इनायत और अधिकारों को किया जाए एक जगह केंद्रित, तो सवाल उठते हैं। क्या केंद्र के नए फरमान से बेलगाम होंगे नौकरशाह? क्या केंद्र सरकार कर रही राज्य सरकारों के अधिकार कम करने की कोशिश? क्या इस फैसले से संघीय ढांचे पर पड़ेगा असर? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल आपसे ही है, ये जो नया फरमान जारी हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस नए फरमान से कोई असर नहीं पड़ने वाला है जी, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पहले से थी। लेकिन जिस तरीके से कुछ राज्यों में जो आईएएस अधिकारियों का निलंबन बिना किसी पुष्ट आधार के किया जा रहा था, और आपने खुद ही अभी उनके इंटरव्यू दिखलाए,
इस तरीके की जो प्रवृत्ति थी उस पर रोक लगेगी। किंतु जो आदेश निकला है, अगर उस आदेश का ठीक से अध्ययन किया जाए तो इससे ये बात सिद्ध होगी कि राज्य सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि जो सिविल सर्विस बोर्ड है उनसे पुष्टि कराना जरूरी है। तो सिविल सर्विस बोर्ड में कौन है कि वही राज्य के ही जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, उनसे पुष्टि करानी होती है। अगर बिना पुष्टि कराए करेंगे निलंबन, क्योंकि होता यह है कि किसी अधिकारी से कोई नेता नाराज हुआ और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया, कोई प्रवृत्ति नहीं की जाती। मेरे कार्यकाल में जब मैं मध्य प्रदेश से ही गृह विभाग में था, दोनों विभागों में था, तब हमने देखा ऐसे किसी भी निलंबन इस तरीके से नहीं किया जाता। एक बड़ी घटना हुई थी मेरे समय में, जब बैतूल में एक गोलीकांड हो गया था, तो वहाँ कलेक्टर और SP को सस्पेंड करना था। उसके पहले एक KS शर्मा साहब भी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी थे, तो बाकायदा निलंबन के पहले उनको बाकायदा नोटिस दिया गया, उनका उत्तर लिया गया, उत्तर के अध्ययन करने के बाद ही उनका निलंबन किया गया। और आजकल तो ये हो रहा था कि किसी अधिकारी से नाराज हुए आप निलंबन कर दीजिए, पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति थी कि जिस तरीके से किसी भी काम करने में परेशानी आ रही थी। और त्रिपाठी जी एक बात पे मार्क करिएगा, इस आदेश को आप अलग करके मत देखिए कि जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने एक बात की घोषणा की है कि यहाँ जो पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था, जो अधिकारी लोग एकदम से किसी भी निर्णय लेने में घबराते थे क्योंकि उनको पता नहीं लगता था कि क्या हम निर्णय लेंगे और उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से एक उनको आश्वस्त करना बड़ा जरूरी होता। ये जो आश्वस्ति की भावना समाप्त हो गई थी कि हम निर्णय लेंगे, और जिस तरीके से एक बड़ा स्टील फ्रेम है कि किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र चाहिए। जो त्रिवेदी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ा पहलू यहाँ ये है, आवाज ये उठ रही है कि ऐसी स्थिति में जो IAS, IPS, IFS अधिकारी हैं उनपे किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। यहाँ बात ये भी है, अगर नियम है तो उसमें यह भी लाया गया है कि 2 साल के पहले उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर वो मनमानी करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? और आपको मैं बता दूं कि सुरेश जैन थे बैतूल कलेक्टर, पटवा जी की सरकार में उनको सस्पेंड किया गया था, बाद में काफी लंबे समय बाद बहाल किया गया था। उनकी बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। अब ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे और अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, केंद्र सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा की जाएगी, तो नौकरशाही एक तरह से बेलगाम नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए ये बात नहीं, हम इस बात को ध्यान में रखें कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कारण बाकायदा बताया जाता है, दिया जाएगा, और ये प्रावधान है कि अगर किसी को निलंबित किया जाता है तो उस अवधि में उसके विरुद्ध जितना आरोप पत्र उसको दे दिया जाए। आरोप पत्र नहीं देने की स्थिति में उसका निलंबन को समाप्त करना पड़ता है। और एक बात और जानेंगे कि हम हमेशा न्यायिक प्रक्रिया में एक बात कहते हैं, हमेशा किसी भी जांच प्रक्रिया में कहते हैं कि वो लंबी नहीं खींचना चाहिए, इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि इस तरीके की जितनी भी कार्रवाइयां हैं उनमें पूरा जांच का काम जल्दी किया जाए और उसका निर्णय भी जल्दी दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत कि 2 साल के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई लंबी खिंचती है और जो अपराधी अधिकारी हैं चाहे कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है, और अगर मान लो कोई सही व्यक्ति है तो उसको न्याय मिलने में भी देरी होती है। तो ये दोनों बातें, इन दोनों बातों को संभाल करके हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल त्रिवेदी जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम हितेश जी, आपसे मेरा सवाल है, हितेश जी, इसके पहले जब भी इस तरह से कोई आदेश का पालन करने की बात कही गई, आपको ध्यान हो, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कहा था, जब मनमोहन सरकार ने जब पृथक बुंदेलखंड की बात हुई थी, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की बात हुई थी, पैसा भेजा गया था और पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उपयोग किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से प्रस्ताव आया था कि एक अधिकारी केंद्र सरकार का भी होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि संघीय ढांचे में एक तरह से बदलाव की स्थिति आ रही है, संघीय ढांचा खराब हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे दुख हो रहा है कि 2-3-4 चीजें मिला दी जा रही हैं और एक गलत प्रकार का संदेश जा रहा है। पहली चीज, निलंबन के किसी भी अधिकार को किसी भी प्रकार की चुनौती इस आदेश से नहीं है। बस ये है कि उन्होंने ये कहा है यदि आप निलंबित करते हैं राज्य के बोर्ड की अनुशंसा है, जैसा पहले होता आया है,
तो इसको आपको सूचित करना है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को, और उसके माध्यम से उनका यूपीएससी का जो बोर्ड होता है उस विषय को देखता है, वो उसकी पुष्टि करेगा, ये उन्होंने कहा। और उसकी समय सीमा 1 हफ्ते की कर दी है कि ये जो प्रक्रिया है ये 6 महीने, साल, 2 साल नहीं चलेगी। साल भर बाद बोला गया कि निलंबन ठीक नहीं था, 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण हो कि निलंबन ठीक है कि नहीं है, नंबर 1। तो इसलिए कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। हम एक और जहां ये मांग रखते हैं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो उत्तरदायी बने, जिम्मेदार बने, तो वहीं दूसरी ओर हमको उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी कि वो काम भी करने में हिचके नहीं। देखिए, वो जनता के सेवक हैं त्रिपाठी जी, जनता के सेवक हैं, ना कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नौकर हैं, ना ही सरकार के नौकर हैं कि उनकी इच्छा से चलें। तो उनके ऊपर से नौकर का ठप्पा हमको हटाना चाहिए। वो जनता के नौकर है, यानी कि जनता को मानते हुए उसके लिए काम करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार को तो जनता ही चुनती है ना। एग्जैक्टली। तो सब पिरोए हुए हैं, तो वो किसी व्यक्ति के लिए उनकी जवाबदेही या स्वेच्छाचारिता के तहत यदि उनके बारे में कोई फैसला लिया गया है, जैसा कि आपने उदाहरण भी काफी बताए हैं। अभी दक्षिण में भी एक राज्य में हुआ है कि उनको नौकरी से 3 दिन पहले बर्खास्त कर दिया उठाकर, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार कुछ जल्दी में रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों से बचाने के लिए, और वो भी देश में सबका साथ सबका विकास हम कहते हैं, तो उनको सम्मानजनक परिस्थितियों में काम करने का मौका मिले। तो पहली चीज, निलंबन के अधिकार के ऊपर कहीं पर भी कोई किसी किस्म का नियंत्रण नहीं है। हाँ, उसकी पुष्टि के लिए 1 हफ्ते का समय उस बोर्ड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। आपको बता दूं कि 2 बातें आई हैं यहाँ। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था सन 2013 में किया था, और उस समय राज्यों के पास जो बाकी और कई राज्यों ने तो मान लिया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इसका परिपालन करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी। लेकिन लगभग 10 राज्यों ने रिपोर्ट नहीं भेजी थी, उसमें एक गुजरात राज्य भी था, और उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था इसमें बहुत उलझने हैं, ऑलरेडी नियम बने हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहला सवाल। दूसरा ये कि ये नौकरशाही, जिस तरह आपने कहा ना कि निलंबन की पुष्टि करेगा आईपीएस के लिए गृह मंत्रालय में बैठा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आईएएस के लिए कार्मिक विभाग में बैठा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आईएफएस के लिए वन विभाग में बैठा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो एक तरह से जो अफसरशाही है वो आपस में ही तय कर लेंगे अगर आपने निलंबित किया। बिल्कुल नहीं। देखिए, उनका बनाया हुआ एक सिस्टम है, और आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ये जैसा कि बताएगा यूपीएससी की ये इनकी सेवा शर्तें और सारी चीजें केंद्र सरकार और मिलकर तय करते हैं। तो ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है कि किन सेवा शर्तों के तहत इनकी सेवाएं रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है, कहीं पर भी सिविल सेवा आचरण नियमों में कदाचरण को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर, दोनों को लेकर त्यागी जी कोई नरमी नहीं है, बल्कि इसमें दिन पर दिन सख्ती होती जा रही है। जैसे कि उनको अपनी जो आय व्यय का ब्यौरा देना है, उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल देना है, तो ऐसा नहीं, जहां एक और उनके आचरण को लेकर, कदाचरण को रोकने को लेकर, भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर सख्ती की जा रही है, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई इस प्रकार के लोग नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो बेहतर लोग हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अनावश्यक निलंबन से बचे, यह करना बहुत जरूरी है। और इस पे कितनी चर्चाएं हो चुकी हैं, और उसके बाद यदि ये नियम बनाया गया है तो मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। और इस नियम से जो एक शिथिलता थी उसकी दायरे की, उसमें थोड़ी सी कसावट लाई गई, उसको डिसिप्लिन किया गया है निलंबन की प्रक्रिया को। मैं मानूंगा कि निलंबन की पूरी प्रक्रिया को इन अफसरों के लिए कहीं ना कहीं अनुशासित किया गया है, जवाबदेह बनाया गया है। और यह मेरी इच्छा तो यह है इसको नीचे तक किया जाना चाहिए। ऐसी ही कुछ प्रक्रियाएं अन्य कैडर्स में भी होना चाहिए, चाहे वो राज्य के कैडर हो चाहे नीचे हो। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में रहा हूं, तो जब मेरा निलंबन किसी व्यक्ति की इच्छा के आधार पर रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगा त्रिपाठी? मैं कोई इच्छाधारी थोड़ी ना, मैं नौकरी किसी की इच्छा के लिए थोड़ी ना ज्वाइन करी। मैंने ये नौकरी इसलिए ज्वाइन करी है कि मैं भारत की सेवा कर सकूं। मैं 3 शेरों का गुलाम हूं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि व्यक्तियों का गुलाम हूं। तो मुझे लगता है यदि सिस्टम उस दिशा की ओर जा रहा है जहां एक और हम जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, वही उनको एक नियमन मूलक
स्वतंत्रता यदि हम देते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल वाजपेयी जी, हम आपके पास जरूर आएंगे और ये जरूर पूछेंगे कि एक तरफ जब मुख्यमंत्री थे, आपने उसका उत्तर नहीं दिया कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो इस नियम को नहीं माना, और अब केंद्र में आए तो इस नियम में बता देता हूं, इसके लिए आप वो पूरी रिपोर्ट बुलाकर पढ़ेंगे, उसके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो व्यापक चर्चा होगी। पासिंग रिमार्क करना क्या होता है, कौआ कान ले गया वाली स्थिति होती है, हमने इसको बहुत देखा है। मोदी जी कितने परिपक्व हैं, चाहे किसी भी विषय को लेकर वो अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं, और बहुत समय बाद त्रिपाठी जी हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा 2 बार सोचना चाहिए। आप कागज लाएंगे, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास फिर से आएंगे। भूपेंद्र जी, आपने सुना वाजपेयी जी को, आपने त्रिवेदी जी को भी सुना, आपका क्या कहना है? जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सेंट्रल में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद विरोध कर रही है। देखिए त्रिपाठी साहब, इस सारे मामले के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और आईएएस अधिकारियों में जो ये पैनिक की सिचुएशन थी 2013 में शुरू हुई दुर्गा शक्ति नागपाल उत्तर प्रदेश के मामले से, और ऑल इंडिया सर्विस रूल 1969 जो डिसिप्लिन और रिलीफ की बात है, उसमें संशोधन को लेकर लगभग 5000 आईएएस अधिकारियों ने तत्कालीन डीओपीटी के मंत्री नारायण स्वामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मांग करी कि हमारे जो निलंबन का जो अधिकार है वो राज्यों पे उस अधिकार में कटौती की जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनेता राजनीतिक विद्वेष के कारण हमको निलंबित करते हैं। तो त्रिपाठी साहब, ये दुधारी तलवार है, और यदि इसका सही से सदुपयोग नहीं किया गया या उपयोग नहीं किया गया तो ये संभवतः संघीय ढांचे को भी काट सकती है और प्रशासनिक व्यवस्था को भी काट सकती है। मैं दुधारी शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि जो ईमानदार है, निश्चित तौर पर यदि उनके साथ अन्याय होता है तो पीड़ादायक है, और सवाल सिर्फ उठता है कि आज की इस व्यवस्था में जहां बहुत कम लोग उन शेरों के गुलाम बनना चाहते हैं, इनका जिक्र मेरे मित्र ने किया, आजकल तो लोग नेताओं के गुलाम बनकर काम करना पसंद करते हैं, तो वहां यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति सामने आएगी तो निश्चित तौर पर इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। मुझे लगता है कि जो आईएएस बिरादरी है, या आपने आईपीएस का जिक्र किया या आईपीएस की बात करी, निश्चित तौर पर तीनों अलग अलग चीजें। आईएएस जो है वो डीओपीटी से संबद्ध है, आईपीएस का मामला गृह मंत्रालय देखता है, और फॉरेस्ट का जो आईएफएस उनका मामला वन पर्यावरण मंत्रालय देखता है। लेकिन ये तीनों वर्ग के जो अधिकारी हैं, इनके मन में एक बात जरूर है त्रिपाठी साहब, उन सबके प्रति बड़े सम्मान के साथ जो इन सेवाएं बहुत मेहनत से हैं, कि ये वर्ग अपने आप को थोड़ा समाज से ऊपर मानने लगा है, और उसको ऐसा लगता है कि हमको जो विशेष अधिकार मिले हैं, जो वेतन भत्ते शक्ति और सुविधाओं के रूप में है, उनसे हटकर कुछ अलग अधिकार मिले। मेरा मानना यह है कि यदि वो राज्य में है तो निश्चित तौर पर जो राज्य व्यवस्था है, जो मूलतः जनता की चुनी व्यवस्था है, तो वहां राज्य व्यवस्था यानी राजनेताओं के पक्ष नहीं ले रहा कि मैं राजनीति कार्य करता हूं, पर वहां पर शासन को सक्षमता देनी चाहिए, शासन के हाथ में मूलतः राजदंड होना चाहिए, ताकि प्रशासन को दुरुस्त रखा जा सके। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो शासन के अधिकार कम करती हो और प्रशासन को उन्मुक्त बनाती हो, उच्च श्रृंखल बनाती हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए, और इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये मामला मूलतः जनता के हिस्से जुड़ा है। क्योंकि त्रिपाठी साहब, हमारे संवाद करने का आशय सिर्फ ये है कि यदि आईएएस अधिकारियों को कुछ और विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मजेदार बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है फिर भी, लेकिन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का चैनल है, तो कोई भी निर्णय मोदी जी लेते हैं तो त्वरित मानक अग्रवाल जी और ये लोग बोलने लग जाते हैं। मैं आपको ये उद्घाटित करता हूं आज कि कोई अधिकृत रूप से इस विषय में बयान केंद्रीय कार्यालय का कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि बहुत जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, उसके बावजूद कहीं पर कोई बयान नहीं है, क्योंकि ये विषय कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, जबरदस्ती इसको स्थानीय नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है। मैं चुनौती देता हूं, ये केंद्रीय कांग्रेस का कोई बयान इसके ऊपर नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, आ जाएगा बयान, अभी मुझे नहीं आएगा। देखिए वो बहुत समझदार है डॉक्टर साहब, देखिए है, मेरी बात भी हुई है, मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पर ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा है, लेकिन हम और आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और मीडिया का दायित्व है कि वो हमसे हमारी प्रतिक्रिया ले। आप कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं कह रहे हैं, ये मैं कहना अच्छा, मुख्य प्रवक्ता है ये वो तो त्रिपाठी साहब बहुत हास्यास्पद है कि बीजेपी के संवाद प्रमुख ये तय कर रहे हैं कि कांग्रेस का कौन सा बयान अधिकृत और कौन सा नहीं है। मुझे लगता है कि ये कृपया कांग्रेस पे छोड़िए। देखिए ये 24 अकबर रोड तय करता है हमारी ये यहाँ का दफ्तर जो खाली पड़ा ये तय नहीं करता। ये परंपरा, मुझे दुख हो रहा है ये बात देख के। ये परंपरा आपके यहाँ आप 7 RCR पहुंच गई है, जहाँ प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, ये मैंने नहीं कहा। अरुण शौरी जी कह रहे हैं अरुण शौरी जी ने अभी परसों किचन से डॉक्टर साहब अभी परसों शौरी जी ने कहा कि एक तिकड़ी देश को चला रही है, तो ये आपके अनुभव कृपया यहाँ आप शेयर ना करें। मेरा आग्रह बहुत साफ है
कि यदि इस इसमें प्रकार आप की कमलनाथ जी से, सिंधिया जी से पूछेंगे आप त्रिपाठी जी, तो आपको अलग बयान मिलेंगे। मानक जी के बयानों को छोड़ दीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं बयान छोड़ दिए, लेकिन ये परंपरा जो है इससे प्रतिकूल अनुकूल, जैसे पंकज जी बोल रहे हैं कि अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। प्रतिकूल ऐसा कि जो कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने वहां के स्थानीय मंत्री क्या होते हैं, जनता के काम से भी बाइट लीजिए आप। जी बिल्कुल लूंगा, जनता के काम को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वो जो वहां का कलेक्टर होता है, वहां का अधिकारी होता है, वो अपनी मर्जी करता है। वो उस जो जनता का सेवक है, जिसको जनता ने चुना है, आपने मंत्री बनाया है, उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हम त्रिवेदी जी से पूछेंगे, लेकिन पहले अग्निहोत्री जी आपकी टिप्पणी क्या है? आपने वाजपेयी जी को भी सुना, आपने देखा एक तरह से इस मुद्दे पे राजनीतिक बातों से उठ करके दोनों तरफ से बातें आई। त्रिपाठी जी, इस मसले में दो पहलू हैं, एक सकारात्मक है, एक थोड़ा सा नकारात्मक है। सकारात्मक पहलू यह है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको धरती पर उतारने, आम आदमी के पास तक ले जाने और गरीबों के लिए लागू करने की जिम्मेदारी जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की होती है। तो यदि, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मोदी जी का ये वो उद्देश्य है कि इनके हाथ न बंधे रहें और ये खुले रूप से अपनी जवाबदारी लेते हुए और खुले रूप से काम कर पाएं, किसी दबाव में ना रहें, ये एक सकारात्मक पहलू है इस बात का। दूसरा नकारात्मक पहलू यह है कि पहले जो 2014 जनवरी 2014 में जो 2 साल का ये रखा गया कि जो पदस्थापना है 2 साल के लिए कम से कम सुनिश्चित की जाएगी, उसको लेकर के देखिए कि 13 राज्यों ने तो ये तय किया कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 11 राज्यों ने इसको स्वीकार नहीं, मतलब अभी तक जवाब नहीं दिया है, जिसमें से बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों ने तो मानने से इनकार कर दिया था जनवरी 2014 में कि इसलिए कि पहले से जो नियम है वो नियम ही बहुत जटिल है और उन पे ही कार्रवाई करने से इनकी पदस्थापना और ये सब सुनिश्चित होती है, तो इसे फिर से ज्यादा जाल में क्यों उलझाया जाए। दूसरा, ये जो 7 दिन वाला है, इसमें नई चीज ये निकल के आई है कि 7 दिन में आप जो आपका राज्यों पर यदि है 7 दिन निलंबन में, तो जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो सिविल सेवा समीक्षा बोर्ड जो बना हुआ है, उसको ये केंद्रीय समीक्षा बोर्ड को ये बताना होगा 7 दिन के अंदर कि इनका निलंबन क्यों किया गया और जिस बात के लिए निलंबन किया गया है उसको आरोप पत्र देके 30 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पहले ये अवधि 45 दिन की थी। लेकिन अग्निहोत्री जी, जो समीक्षा जो एक कमेटी बनाई गई, उसमें भी सारे वही प्रशासनिक अधिकारी होंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, राज्यों में मुख्य सचिव और केंद्र में जो है कैबिनेट सचिव और के उसमें, लेकिन यदि आईएएस अफसर है तो उसमें कार्मिक विभाग का अफसर होगा और यदि आईपीएस है तो उसमें गृह विभाग का होगा और यदि आईएफएस है तो उसमें वन विभाग का होगा। तो इस तरह से वो समीक्षा बोर्ड बने हुए हैं सिविल सेवाओं के लिए और वो ये तय करेंगे उनकी गुणदोष को देख करके कि इनका ये निलंबन अवधि आगे जारी रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए। और ये जो जांच की अवधि भी जो घटाई गई है 45 दिन से 30 दिन की गई है, वो भी अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पहले से कई ऐसे सभी अफसरों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, लेकिन पहले से ही कई इंसिडेंट्स अपने सामने हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर जो है राज्य सरकार के मंत्रियों की बातें नहीं मानते, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों को और योजनाओं को सही तरीके से नीचे ले जाने में कोताही करते हैं, तो वो तो और स्वच्छंद हो जाएंगे त्रिपाठी जी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम त्रिवेदी से उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दमोह से दर्शक है प्रदीप, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल करें। सर, हमारे देश के राज्यों में अलग अलग दलों या क्षेत्रीय पार्टियों की राज्य सरकारें हैं और ये सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के नेताओं को उठाने और विरोधियों को दमन करने में ये नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के मनमाफिक नहीं चलने पर इनको रक्षक केंद्र में ट्रांसफर या कम मात्रहीन आफत विभागों में भेज देते हैं। ऐसा सर हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं और आज ये जो निर्णय लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र में टकराव की स्थिति बन सकती है, तो क्या हमारे देश के राज्य सरकारों के अधिकार और देश के संघीय ढांचे और देश के क्या राज्य सरकारों की वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति से बढ़कर हो गए हैं क्या सर? बिल्कुल, ये आपका वैसे सवाल बड़ा उलझा हुआ है, इसका उत्तर किससे ले ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। आपने सवाल क्या किया है ये नहीं समझ में आया, आपने सुझाव दिए, लेकिन अगर आपके पास सवाल हो तो कृपया आप एक लाइन में सवाल करें।
सर मेरा कहना यह है कि आज जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि राज्यों केंद्रों में टकराव की स्थिति बन सकती है, तो क्या राज्य सरकारों के अधिकार और देश के संघीय ढांचे और क्या राज्य सरकारों की वोट बैंक को मजबूत करने की राजनीति से बढ़कर हो गए हैं क्या? ये जी 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 बिल्कुल सवाल हमारे तो बहुत समझ में नहीं आया। आपका उत्तर शायद त्रिवेदी जी ने समझा हो, हितेश जी ने समझा, हम इससे उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे साथ पिपरिया से एक और दर्शक हैं। दीपक जी अपना सवाल करें। महोदय जी मैं आपके यहाँ भी गया था, महोदय जी आपके यहाँ भी गया था, आपसे भी मिला था, जब त्रिपाठी साहब मैं आपके यहाँ भी आपसे मिला था महोदय जी। मेरे पास सारे दस्तावेज मैं आपसे भी जाके मिला था महोदय जी। हाँ जी जी सवाल करें आप। आईएएस अफसर से मैं ये पूछता हूँ कि गरीब आदमी को सुनते क्यों नहीं महोदय जी? धक्का मार के जब घंटी बजा के चपरासी से बाहर निकाल लेते हैं महोदय जी। मैं पिछले 7-8 सालों से प्रताड़ित हूँ महोदय जी आईएएस अफसरों से तक है। मतलब आप किसी नेता के पास भी गए? फिर नेता के पास भी गया मैं, राज्य मानव अधिकार आयोग में भी गया, ये आईएएस अधिकारी बैठे रहते हैं, मेरी कई सुनवाई नहीं हुई मोदी। बिल्कुल आपका सवाल आ गया कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। वही तो हमारा मुद्दा है आज का विषय कि जब अधिकारी नहीं सुनेगा, अब ऐसे स्थिति में जब राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं होंगे, 7 दिन से उनको कारण बताना होगा, तो ये और निरंकुश हो जाएंगे। यही हमारा सवाल। हमारे साथ एक और रतलाम से दर्शक है जो अपना, ओम प्रकाश जी अपना सवाल करें। नमस्कार साहब। सवाल करें अपना। हाँ जी सर, ये जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी जितने भी लोग हैं, इनको स्वतंत्र और फ्री छोड़ा जाए, इनको नेतागिरी का व्यर्थ का दबाव क्यों रखते हैं? बिल्कुल छोड़ दिया गया है, वही तो सवाल, वही तो बहस चल रही है। जी सर छोड़ दिया गया है, आप संतुष्ट हो गए? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ जी। अब आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें। हाँ मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि स्वायत्तता पूरी दी जाए। बिल्कुल हितेश जी भी वही आपकी ही तारीफदारी कर रहे हैं। हम हितेश जी पूछेंगे, हम त्रिवेदी जी के पास जाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। यहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले।
वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। स्वागत है। आज चर्चा हो रही आईएएस आईपीएस अफसरों के लिए जारी नए नियमों पर। ब्रेक में जाने के पहले हमारे 3 दर्शकों ने अलग अलग सवाल किए थे। मैंने कहा था मैं त्रिवेदी जी से पूछता हूं उन दर्शकों के सवालों का उत्तर क्या है। त्रिवेदी जी, दर्शकों ने जो सवाल किए थे उसमें कुछ दर्शकों ने तो ये भी कहा कि इनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, कुछ ने ये कहा कि इन पे लगाम लगानी चाहिए, सुनते नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? आपने भी अनुभव किया होगा, मैं आपको याद दिला दूं, एक जिले के कलेक्टर ने अपनी तानाशाही रवैये के चलते वहां के एक वरिष्ठ नेता ने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की विधानसभा के अंदर घोषणा कर दी थी। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। तो एक कलेक्टर को भी उसकी भी अपनी कोई जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई शिकायत होती है, कोई प्रार्थना पत्र देता है, तो उसका भी एक तय समय सीमा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं जो अपना भी सवाल आपसे करना चाहते हैं। हम दोनों का उत्तर एक साथ आपसे चाहेंगे। जी हितेश। मेरे बस 2 सवाल हैं। एक तो पुराने जमाने में जो त्रिवेदी साहब ने देखा होगा, कलेक्टर्स के दौरों की एक बुकलेट होती, लॉगबुक जैसी होती थी, जिसमें उनको बाकायदा अपने दौरे और सारी चीजें लिखना पड़ती थी। और उसी का एक प्रतिरूप आप देखेंगे जुडिशरी में लागू किया गया है। जजेस के लिए यूनिट सिस्टम लागू किया गया है। वो यूनिट सिस्टम उनकी पूरी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करता है कि वो लोग करते क्या हैं, कितनों का निपटारा होता है, कन्विक्शन रेट क्या, अलग अलग उन्होंने इसको इवॉल्व किया है। क्या ऐसा कोई सिस्टम आपकी एसोसिएशन प्रस्तावित करेगी कि कलेक्टरों के काम के मूल्यांकन का भी हो, कि वो दौरे कितने करते हैं, वो कितने केसेस का निराकरण कितने समय में करते हैं? आज लगभग 200 समितियों का अध्यक्ष कलेक्टर होता है, जिसके नाम भी शायद बताना कठिन होगा। तो मुझे लगता है कि आप कलेक्टर एक वर्ग ऐसा है जिसको असीमित सुविधाएं और स्वतंत्रता दी जा रही हैं। ये भी उसी की तरफ एक कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। पर उनकी ओर से उनकी अकाउंटेबिलिटी, जैसा मैंने बताया, जनता के लिए करने के लिए आप क्या प्रस्तावित करते हैं? त्रिपाठी जी, मैं किसी भी सवाल का उत्तर दूं इसके पहले मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। जो इतने भी आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो संकल्प है, जो शपथ है, वो संविधान के प्रति है कि वे संविधान के प्रति लायक रहेंगे। और चूंकि भारत के संविधान लोकतंत्र की स्थापना करता है और लोकतंत्र के अनुसार राज्य में चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए राज्य सरकार की जो भी मंशा है, राज्य सरकार की सत्ता की जो राजनीति है, उसके अंतर उनके जो घोषणा पत्र है, उनकी बातों का पालन करना, उन कार्यक्रमों को लागू करना, ये पूरी जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की होती है। लेकिन इसके लिए उनकी निष्ठा होती है संविधान के प्रति। संविधान के संबंध में जो भी बात अगर कहीं अलग जाती है तो वो अपनी राय अलग दे सकते हैं, इस चीज को मानना चाहिए। दूसरी बात, जलेबी नहीं बनाया, बिल्कुल साफ है। दूसरी बात समझिए कि किसी भी अधिकारी को स्वतंत्र होकर निर्णय लेने का अधिकार नहीं। लोकतंत्र में सारे अधिकार जो है चुनी हुई सरकार को है। चुनी हुई सरकार का अर्थात यदि चीफ सेक्रेटरी या कोई भी समिति कोई निर्णय लेती है, या केंद्र में भी जो सचिव कोई निर्णय लेता है, तो उसकी पुष्टि मंत्री के द्वारा की जाती है। और अगर इनके बीच में कहीं मतभेद हो तो मामला फिर मुख्यमंत्री के पास या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री के पास पीएमओ में जाता है। इसलिए ये कहना कि कोई भी अधिकारी स्वतंत्र होकर कोई निर्णय ले सकता है, यह सही नहीं है। ये किसी प्रकार की निरंकुशता नहीं है। ये पूरी व्यवस्था की जानकारी हमको होनी चाहिए कि किसी भी अधिकारी को अपने स्तर पे इस तरीके के निर्णय सारे अधिकारी ही लेते हैं, इसलिए उनको अधिकारी कहते हैं सर। मतभेद डॉक्टर साहब, ये हमारे हितेश जी और हितेश जी का सवाल है। हमारे पंकज चतुर्वेदी जी भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं और हमारा भी सवाल है। आज लगता है आप ही हैं सबके केंद्र बिंदु। हम पहले एक तो देखिए सर, त्रिवेदी सर, हम एक बात स्पष्ट करना चाहे उसके पहले कि पुराने जमाने की स्थिति ये थी, पुराने जमाने की स्थिति ये थी कि जो स्थायी व्यवस्था 3 साल होते थे। अब इस समय कि कलेक्टर की औसत
पदस्थापना की 12 महीने और कहीं कहीं 15 महीने होते, और कोई कलेक्टर कैसे काम कर सकता है जब तक कि उसको यथेष्ट समय नहीं मिले कि अपनी क्षेत्र को जाने और क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं उन पाने की 3 साल और 5 साल में मिल जाते हैं। इसीलिए बार बार ये स्पष्ट किया जाता है। जी पंकज जी, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। स्पष्ट किया गया कि उनको दिया जाए। और अभी मैं नहीं सुनिए, हितेश जी को बता दूं कि श्रीमान जी, आप जानिए कि प्रधानमंत्री जी ने अभी केंद्र के 14 अधिकारियों को ये दिया है कि कम से कम 4 साल अपनी जगह बना लेंगे। ये स्पष्ट किया है कि 4 साल मिले जिससे कि वो अपने विभाग को अच्छी तरह अभी, और उन्होंने किया है कि हम इतना समय देना चाहते हैं। आपने जलेबी खिलाई लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राज्य में नहीं जाएंगे, यही से। त्रिवेदी सर, जी पंकज जी, आपका सवाल पूछिए ना, कौन सा जवाब? त्रिवेदी सर, बोलिए सर, मैं पूछिए। त्रिवेदी सर, मेरा अकाउंटेबिलिटी है, मैं आता हूँ। अकाउंटेबिलिटी सुनिए हितेश जी, अकाउंटेबिलिटी है जो प्रोफार्मा इनको हर साल दिया जाता है, जो एनुअल उनके परफॉर्मेंस को दिया जाता है, और उसके आधार पे उनकी ग्रेडिंग। ऐसा नहीं है उनको पूरा विवरण देना पड़ता है, ये अपनी सारी की सारी रिपोर्ट को देनी पड़ती है। करने का आप लोग आग्रह करेंगे? तो और बड़ा बना दिया है। जी त्रिवेदी जी, एक पंकज जी का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है। पंकज जी, आप अपना सवाल कर लें, फिर मैं भी आपसे सवाल करता हूं। पंकज जी, त्रिवेदी सर, पंकज जी कर ले, उसके बाद फिर आपका सवाल लेता हूँ। जी त्रिवेदी सर, मेरा आग्रह वही है जो आप बात कर रहे हैं कि यदि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार, यानी राजनीतिक दल की घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी, तो उसको राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा और उस राजनीतिक व्यवस्था के हाथ में लगाम होना चाहिए। तो वही बात तो हम बोल रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं कि यदि ये नियम लागू हो जाएगा तो वो घोषणा पत्र का पालन कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री बोलेगा अमुक काम करो, बोलेगा मैं काम नहीं करता। तो सवाल सिर्फ इसी बात का है कि यदि राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से सरकारें चलती हैं, प्रशासन चलता है, तो राजनीतिक व्यवस्था ने शासन के हाथ में प्रशासन की लगाम होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री के हाथ में ये अधिकार नहीं है कि वो निलंबन भी ना कर सके, तो फिर कैसे काम चलेगा? त्रिवेदी सर, बिल्कुल पंकज जी से जुड़ा मेरा भी सवाल है। त्रिवेदी साहब, त्रिवेदी साहब, मेरा भी जुड़ा सवाल ये है कि बिल्कुल सही है कि अगर अफसर, बिल्कुल 2 ईमानदार अफसर है, उनकी उत्तर, अगर अफसर बेलगाम, मतलब वो नियम कानून की दीवार लंबी खड़ी कर देता है, अगर करना होता है तो इस दीवार को हटा भी देता है, उसके लिए करने के नियम भी आ जाते हैं। ऐसे में जहां नियम कानून की दीवार खड़ी ही कर दे, परमानेंट खड़ी कर दे, तब क्या हो? तो क्या अगर 2 साल का नियम है कि नहीं हटा सकते या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर कैसे राज्य सरकार अपनी सत्ता चला पाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 साल हटाने, अगर वो गलत काम कर रहा है तो बाकायदा एक कार्रवाई करके उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते, लेकिन उसके लिए बाकायदा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मन हम लोगों ने जुडिशरी में लागू किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत, कोर्ट रूम के रिफॉर्म्स के तहत, क्या कोई आपकी एसोसिएशन ऐसा यूनिट सिस्टम कलेक्टर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए नहीं कह सकता कि किया जाना चाहिए, जिससे इन सवालों के जवाब मिले लोगों को? कौन बांधेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल है जी, ये जाने रही है जी। हाँ, आप उत्तर दीजिए जी, आप उत्तर दीजिए। हम यहाँ से सवाल नहीं होंगे, केवल उत्तर से ये कि बाकायदा जी। हाँ, से उत्तर दे जी। अब आप एक साल में दे रहा हूँ कि यूनिट की जो व्यवस्था, ऐसी कोई यूनिट नहीं है, किंतु हर एक के अपने बाकायदा एक जिसको कहते हैं टारगेट होता है कि कितने केसेस आपने निपटाए, ये बाकायदा रिपोर्ट करना पड़ता है, और उनका जो मूल्यांकन होता है, उस आधार पे होता है कि भर में इन्होंने कितने केसेस निपटाए हैं, कितने दौरे किए, ये बाकायदा उनको बताना पड़ता है। मैं मानता हूँ वाजपेयी जी की जी जी ऐसा सब आदर्श व्यवस्था होती, त्रिवेदी सर, आदर्श व्यवस्था होती तो गब्बर जैसी पिक्चर नहीं बनती। जी जी जी, एक मिनट, उनकी बातों को आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। जी, सही बात है ना? जी 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 जी। एक अगली बात जो कहना चाहिए, इसे कहीं निरंकुश आने का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस था कि अधिकारी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उस निर्णय लेने की एक नई व्यवस्था शुरू गई। और ये श्रीमान हितेश जी जाने कि ये व्यवस्था श्रीमान मोदी जी ने ही स्वयं अपने रूप से लिए कि उनके आने के बाद कम से कम 4 बार वो केंद्रीय सचिवों से मिल चुके हैं और उनको आश्वस्त किया है कि आप निर्णय लें और पूरी तौर पर निर्णय जिम्मेदारी के साथ निर्णय, अगर आप जिम्मेदारी के साथ निर्णय नहीं लेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है।
जी। और इसमें कहीं कोई कमी नहीं। इसे हितेश जी, आप अपने प्रधानमंत्री की जो स्थापना है, उनकी जो मंशा है, उसके विपरीत बात कर रहे हैं। नहीं, हितेश जी अपनी उनके विपरीत बात नहीं करी, हितेश जी उनके अनुरूप ही बात कर रहे थे। हमारा एक सीधा सा सवाल का उत्तर नहीं मिल पा रहा। हमारा उत्तर जो प्रश्न है कि जहां जो अफसर, कई सब एक जैसे नहीं होते, कई ऐसे अधिकारी भी होंगे जो नहीं करना चाहते, जो अपनी ही करना चाहते हैं, उनका अहम जो होता है वो उनसे बड़ा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि तानाशाही थोड़ी और बढ़ जाएगी? नियम कायदे बीच में ले आता है। नहीं, देखिए इसमें त्रिपाठी जी, मेरा कहना है, यदि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पूरा भरोसा है और यदि हमारे नेता भी इस तरीके के हैं, तो मान के चलिए कि हमारे राज्य, इसी मध्य प्रदेश में भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनसे कि सारे के सारे अधिकारी डरते रहे थे और उनकी बात का पालन करते थे। ये बात ये भी आती है, जी है, बाकायदा रही। और ये केंद्र में भी अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने अधिकारी अनुशासित हुए, वो कहीं किसी प्रकार का नहीं है। मेरा मानना है कि एक आदर्श अगर सामने आता है तो उसका आधार काम होता है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि सब जगह सब किस्म के लोग होते हैं, है ना, सब तरीके से पत्रकार एक समान नहीं होते। मैंने कहा था शहीदों की बात अकेले से बात नहीं उठाई, बाकी चंद उन्होंने नहीं उठाई। इसी तरीके से सारे अधिकारी एक समान नहीं होते। आप भी जानते हैं त्रिपाठी जी, आपके परम मित्र कई अधिकारी रहे जो पूरी तौर पे जनता के प्रति समर्पित रहे। इसी तरीके से हमारे नेता भी होते हैं कि उनमें भी सभी रंग होते, सभी प्रकार की श्रेणियां होती। सबको हम, एक की कहावत है, सब धान 22 पसेरी नहीं होता, सब धान 22 पसेरी नहीं होता। हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, तो एक को मानकर हम आदर्श लेकर नहीं चल सकते। हाँ, पर ये मानना चाहिए कि अगर राज्य शासन, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर वो पूरी संविधान के अनुरूप कार्य करवाई करे, तो किसी भी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि उसके विपरीत जाए। बिल्कुल त्रिवेदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सब धान 22 पसेरी नहीं होती, लेकिन जो धान खराब होती उसको क्या करें। लेकिन आपने खुद वाजपेयी जी पे एक सवाल उठा दिया है कि आप प्रधानमंत्री के अनुरूप बात नहीं कर रहे हैं, तो वाजपेयी जी से उत्तर लेना यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी के अनुरूप ही सिफारिश कर रहे थे, वो पूरी तरफदारी कर रहे थे। साहब, एक चीज और, त्रिपाठी साहब, त्रिवेदी सर, नेताओं पे आपने उंगली उठाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर नेताओं का हर 5 साल में जनता हिसाब किताब कर लेती है, पर अफसर का हिसाब किताब नहीं हो पाता। त्रिवेदी साहब, ये बड़ी समस्या है। तो वो हिसाब किताब होना चाहिए जिसका जिक्र वो भी होता है, वो भी होता है। सर कहाँ हो पाता है? देखिए सर कहाँ हो पाता है? चीफ सेक्रेटरी आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में आप देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं चीफ सेक्रेटरी बनने कैसे 10-10, 11 लोगों को छोड़ के 12वें स्थान का आदमी चीफ सेक्रेटरी बनता है। और इसी तरह पदस्थापना हम देखते हैं, चयन पूरी तौर पे लोकतांत्रिक रूप से चुने राजनेता ही करते हैं, और वही मूल्यांकन वास्तविक रूप से। देखिए अल्टीमेटली जो किसी भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का भी जो ACR होता है, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, उस पर अंतिम छाप तो मुख्यमंत्री की लगती है ना, मुख्यमंत्री तय, और उसी मूल्यांकन के आधार पे उनकी पदोन्नति होती है। इस बात को वाजपेयी जी भी ध्यान रखें कि सारी की सारी मूल्यांकन पिछले 11 वर्ष में आपके मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अकेले किसी भी अधिकारी का मूल्यांकन वहां तक होता है, कोई अधिकारी का मूल्यांकन अंतिम नहीं होता है। इसलिए किसी भी अधिकारी अगर त्रिवेदी जी हम आपको रोक रहे हैं, हम आपके पास फिर आएंगे। हम वाजपेयी जी से भी उत्तर ले लें। और हमारे साथ एक दर्शक है रीवा से, अजय त्रिपाठी। अजय त्रिपाठी जी अपना सवाल करें। नमस्कार। हाँ, सवाल करिए। मैं अजय प्रताप सिंह बोल रहा हूँ रीवा जिले से। मेरा ये निवेदन है जी कि IAS IPS अफसरों को जो पावर डेलीगेट किए जाते हैं जी, और वो अपने सब ऑर्डिनेट के फाइलों पर बिना जांच पड़ताल के जो आदेश करते हैं, इससे जो है तो क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता पर गलत प्रभाव पड़ता है जी। तो इसके विषय में नेता लोग भी जो है तो उन्हीं अफसरों को अपने चहेते लाते हैं और जनता लाभ नहीं पाती है, तो इसके विषय में क्या है? जी बिल्कुल, आपका सवाल आ गया, वही तो ये मुद्दा यहाँ चर्चा हो रही है। वाजपेयी साहब, अभी त्रिवेदी जी ने एक बात आप पे आरोप लगाया कि आप अपने प्रधानमंत्री के अनुरूप बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये बिल्कुल एक और दर्शक का सवाल आया कि अधिकारी अभी नहीं सुन रहे हैं। अब ये जैसे त्रिवेदी जी ने भी कहा कि एक समय वो था कि मुख्यमंत्री को देख के अधिकारी कपाते थे, लेकिन त्रिवेदी जी को मैं बता दूं कि अब ये आदेश अगर उस समय आ गया होता तो शायद इतना
उनको मुख्यमंत्री को वो अधिकारी तवज्जो नहीं देते। हितेश जी, देखिए मोदी जी की कभी अप्रोच नहीं रही कि वो भय से चलाएं। अभी जो सिविल सेवा दिवस था उसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी थी, उसके बाद ये फैसला आया है। तो जहां एक और उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एक स्वतंत्रता देने का, अनुशासित स्वतंत्रता देने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उस दिन यही आग्रह किया था कि हर फाइल के पीछे एक परिवार होता है, एक जिंदगी होती है त्रिपाठी जी, जो टेबल पे अधिकारियों के रहती है। उस संवेदनशीलता के साथ उन विषयों को देखना चाहिए। और दूसरा विषय जो वो पूरी चिंता उन्होंने जाहिर करी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जाहिर करी। और हम विवाद नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि हम इसको कैसे बेहतर बनाएं। सवाल आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सामने भी खड़े हैं, जैसे कि नेताओं के सामने खड़े हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, पर चूंकि आज हम प्रशासनिक सेवा को डील कर रहे हैं तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। एसीआर की उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। मैं भी नौकरी में रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है एसीआर कैसे लिखी जाती है और दस्तखत की जाती है और कैसे क्या सिस्टम चलता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता और यही कारण है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आप लोग अध्ययन करिए। जुडिशरी ने बहुत अच्छे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं अपने सर्विसेज में, जो उनके काम का मूल्यांकन उनके काम से ही हो। जैसे एक सर्जन, यदि एक हाउस सर्जन होता है, मैं एम्स में था तो हमारी लॉगबुक रहती थी कि हमने 35 सर्दियां किए हैं, 50 अपेंडिक्स किए हैं, 20 लेप्रोटमी असिस्ट करी है, तो ही हमको सर्टिफिकेट मिलेगा 6 महीने बाद कि हमने सर्जरी की हाउसमैनशिप कंप्लीट करी है। वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ के अस्पताल हो सकते हैं जहां पर बिना कुछ किए भी सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। तो कौन सी व्यवस्था अकाउंटेबल है? या फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊं, मेरे एचओडी हैं, चूंकि मैंने उनमें झोला बस्ता उनके घर का उठाया, भाभी जी मुझे चाहती हैं, तो मेरी एसीआर तो A+ होनी है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरा निवेदन ये है, हमको कौन सा सिस्टम चाहिए। इसीलिए जुडिशरी ने क्या किया है कि आपकी टेबल का काम आप कितना निपटाते हैं उसको लिखिए, और उसके आधार पर यूनिट सिस्टम बनाते हुए उन्होंने आपके हाथ में ही आपकी रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है बेहतर सिस्टम है। अच्छा छोटा सवाल, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, वही सवाल पहले हम अग्निहोत्री से कर रहे हैं, फिर हम आपसे करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने सरेआम अपनी पीड़ा एक जाहिर की थी कि हमारे यहाँ ऐसे भी अधिकारी नहीं, हमारा सवाल हो जाने दीजिए, पहले हम अग्निहोत्री से उत्तर ले। सरेआम उन्होंने पीड़ा जाहिर की थी कि हमारी जो योजनाएं हम लेके आते हैं उस पे अधिकारी हंसते हैं और बाद में वही योजनाएं फलीभूत होती हैं और इंटरनेशनल उस पर चर्चित होती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी भारत माता की जय बुलाने में भी उनको संकोच लगता है, ये है उनका एक अपना स्टेटस कि भारत माता की जय खुलेआम नहीं बुलाना चाहते, वो अपने अधिकारियों के साथ ही बुलाना चाहते हैं, कर्मचारियों के साथ नहीं बुलाना चाहते। तो अब ऐसे आदेश के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी तरह से निरंकुशता हो जाएगी? अग्निहोत्री जी, पहले आपकी टिप्पणी, फिर हम हितेश जी से उत्तर जानेंगे। त्रिपाठी जी, आज एक अच्छी बात हुई, नेताओं को हमने पत्रकार बनते देखा, इसलिए मैं चुप रहा और मैंने त्रिवेदी जी से सवाल नहीं किए, इसलिए कि आज मुझे अच्छा लग रहा था। वो जिज्ञासा थी। हाँ, वो कि जिस तरह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू में सवाल करते हैं उस तरह नेताओं ने किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जहां तक आपके सवाल की बात है, तो निरंकुशता हर अधिकारी में नहीं होती और मैंने कहा भी था कि एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, ये बात है। लेकिन जो निरंकुश हैं उन पे कैसे अंकुश लगाया जाए और किस तरह से उनको जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाए और वो अच्छा बेहतर काम अपना कर सकें और जनता उनसे लाभान्वित हो। ये जितना भी लोकतांत्रिक ढांचा जो बना हुआ है, वो ढांचा केवल जनता की सेवा के लिए बना हुआ, और जनता की सेवा, यदि कोई अफसर आड़े आता है जनता की सेवा में, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारत माता की जय जैसा आपने सवाल उठाया, ये तो एक उदाहरण था। हाँ, तो कड़ी कार्रवाई जब आप सस्पेंड भी नहीं कर सकते तो क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे? तो आप बताइए कि जब राजनीतिक लोग और आम जनता भारत माता की जय बोलने में नहीं हिचकिचाते, तो फिर अफसरों को क्यों इससे कोताही बरतनी चाहिए कि वो जय बुलाते हैं लेकिन अपने स्टेटस के अनुसार। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन उसमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है और देश के भले की बात है, और जो लोग निरंकुश है हर क्षेत्र में है, आप देखिएगा हमारी पत्रकारिता में भी है और चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है। तो जो लोग निरंकुश है उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए और उनसे बेहतर सेवाएं ली जाए जिससे जनता लाभान्वित हो। मुझे लगता है ये सारी बहस को
इस नजरिए से देखा जाना बिल्कुल। हितेश जी से भी अब उत्तर ले लेते हैं। हितेश जी, आपने भारत माता की जय का आपने उदाहरण दिया। नहीं, भारत माता की जय को अलग कर दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री जी खुद पीड़ाई जाहिर की, ऐसी स्थिति में नहीं सुनते। मैं इसमें कहना सीधा सवाल है, तो ये निरंकुशता और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ कि देश में वंदे मातरम कहने के भी अपने अपने तरीके हैं, AR रहमान भी अपने तरीके से कहते हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत नहीं जाता, लेकिन उसको प्रतीक के रूप में चुने। तो आपके प्रश्न का जवाब बहुत जरूरी है, जो अग्निहोत्री जी ने भी कहा, बहुत अच्छा कहा। अंत में हम सब जनता के लिए हैं, लेकिन यदि हमारा आचरण या हमारा स्टेटस या हमारा मानसिक स्टेटस कहीं उसमें बाधा बन रहा है, तो नीतियों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब नीयत पे भरोसा सिस्टम का उठ जाता है, जब नीयत पे सिस्टम नहीं चलता है, मैंने इशारा भी किया था त्रिवेदी जी को कि उनके समय में जो अधिकारी हुआ करते थे वो मूल्य आधारित प्रशासनिक सेवाओं के भी अधिकारी होते थे और बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से काम करते दिखते थे। कहीं ना कहीं जैसा सामाजिक क्षरण हुआ है, उन्होंने भी स्वीकार किया, सभी क्षेत्रों में हुआ है, उसका प्रभाव प्रशासनिक सेवाओं पर भी पड़ा है। तो हमें उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, और पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़ा जो उपयोग है वो नीतियों का होता है। जब नियत के भरोसे सिस्टम को नहीं छोड़ा जा सकता त्रिपाठी जी, तो फिर नीतियां लाई जाती हैं, जिससे कि नीतियां लोगों को एक लाइन में चलने की आदत डाले और फिर धीरे धीरे हम नियत को वापस लाएं। वो बड़ा काम होता है। इसलिए नीतियों का परिवर्तन जरूर होना चाहिए। हमारे देश को प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है, हमारे देश को चुनावी सुधारों की आवश्यकता है, हमारे देश को न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। तो तंत्र में बहुत सारे आयाम हैं जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय काल परिस्थिति के अनुसार उस पर निर्णय होना चाहिए, और मोदी जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है। जी बिल्कुल। अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, तो पंकज जी, अंत में ये जो निर्णय लिया गया है या जल्दी ही लागू होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी से संदर्भित करूंगा इस मामले को कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्राधिकारी वो अपने आप को साहब समझते हैं, तो त्रिपाठी साहब, इन साहबों को जब तक अनुशासन के बल से या दंड के बल से नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो निरंकुश बने रहेंगे, और वो नियंत्रण का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि राज्यों के अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस आदेश से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उन अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, अंतिम चलते चलते हम एक टिप्पणी में अपने त्रिवेदी साहब से भी ले लें। त्रिवेदी साहब, दो बातें हैं। एक तो आपने ही कहा था कि ऐसे भी मुख्यमंत्री जिनको देख करके अधिकारी कपते थे, ये शायद आदेश आ गया होता तो वो उस समय का वो मामला खत्म हो जाता, वो भी मुख्यमंत्री इसी तरह हो जाते। दूसरा, एक अधिकारी को नेता बनते तो देख सकते हैं आप, लेकिन नेता को अधिकारी बनते नहीं देखा। तो अब ऐसी स्थिति में जब उनको अधिकारी ही रहना है तो उनको जो मर्जी आएगी वो करेंगे। जब मुख्यमंत्री के पास, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं होगा 2 साल के पहले स्थानांतरण कर देने का, या उन्होंने गलत काम किया है तो सस्पेंड कर देने का, उसको जाके केंद्र सरकार में ही उनकी अनुशंसा होगी, और अनुशंसा होगी तो वो भी प्रशासनिक अधिकारी ही उसको देखेगा और तय करेगा। अब ऐसी स्थिति में संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या निरंकुशता नहीं बढ़ेगी? बड़ा स्पष्ट मामला है त्रिपाठी जी। मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी राज्य सरकार के अधिकार कम नहीं हो रहे हैं, कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ऐसे हनन नहीं हो रहा है, न संघीय ढांचे पर, क्योंकि राज्य सरकार के पास अधिकार रहेंगे, केवल उसकी पुष्टि केंद्र से ही होनी है, और केंद्र में भी मानना चाहिए कि किसी भी गलत बात के लिए समर्थन नहीं दिया जाएगा अधिकारी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि जो बात पहले कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री को देखकर लोग डर जाते थे, लेकिन उस वक्त ये निर्णय होता, ऐसा नहीं है। अगर ये होता कि निलंबन का जी 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 लगता है हमारा उसे त्रिवेदी से संपर्क कट गया है। दोस्तों, तो अब हमारे साथ आपने, त्रिवेदी जी, आपने हमारे साथ भाग लिया इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने त्रिवेदी साहब को भी, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया इसका कि किस तरह से अधिकारियों के जो उनके अपनी सीमाएं होती हैं, क्या नेताओं की सीमाएं होती हैं। तो दोस्तों, कहने को तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, लेकिन असली सरकार तो नौकरशाह होते हैं। पहले से ताकतवर इन नौकरशाहों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों से अब ये नौकरशाह और भी लगाम हो जाए। किसी भी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को आम आदमी के लिए धरती पर उतारने की जवाबदारी इसी नौकरशाही पर हमारी व्यवस्था ने दी हुई है। पहले से सरकार के मंत्रियों के लिए मुसीबतों को पहाड़ खड़ा करते रहे नौकरशाह अब सरकार पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे।
क्या यह हमारे संघीय व्यवस्था और सरकारों के संचालन के लिए पवित्र संकेत है? नौकरशाहों की शान में गुस्ताखी करने की राज्य सरकार के अधिकारों में अब और कटौती कर दी गई है। पर्दे के पीछे इन असली हुक्मरानों से ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। ये पंक्तियां इनका अंदाजे बयां करती है कि हवस है सारे जहानों में हुक्मरानी की, हम सिर्फ चांद नहीं रात भी बनाते हैं, तबाह कर तो दूं जाहिर परस दुनिया को, ये आईना भी मेरे लोग ही बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे एसपी त्रिपाठी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आम आदमी से जुड़े किसी नए मुद्दे के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।